छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में तीखी नोकझोंक के बीच सर्वसम्मति से पास हो गया। लेकिन आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में चल रही सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया गया और प्रदेश में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया, लेकिन इसे लेकर चल रही सियासत अब भी खत्म नहीं हुई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। भानुप्रतापपुर का उपचुनाव सामने है और 2023 की चुनौती भी, और इसे देखते हुए आरक्षण को लेकर के बवंडर जारी है। विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने के बाद प्रदेश में अब 76% आरक्षण हो चुका है। इसमें अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी को 27% और गरीब स्वर्ण को 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधेयक पर विचार कर सोमवार को बिल पर हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया है। कोई भी विधेयक जब आता है उसका पूरा परीक्षण किया जाता है और ये जो प्रोसीजर होता है कि आने के बाद सचिवालय से हमारे लीगल एडवाइजर उनको सारी चीजों को लेकर फिर मेरे पास आखिर में भेजते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पास हुआ और एकदम तत्काल में साइन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोमवार तक मैं इसको कर दूंगी। विधानसभा में आरक्षण बिल पास होने के बाद अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में श्रेय की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां इस विधेयक को लाने का श्रेय खुद ले रही है, तो वहीं सरकार पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव की वजह से जल्दबाजी में सदन में विधेयक लाने का आरोप भी लगा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और आरक्षण बिल को पारित किया। पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी। हमारा जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसने दबाव बनाया, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उसके दबाव के आगे झुक करके भूपेश सरकार ने इस आरक्षण बिल को पारित कराया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि आरक्षण संशोधन बिल को उपचुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो विधेयक आरक्षण को लेकर लाया गया है वो मील का पत्थर साबित होगा। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी भानुप्रतापपुर उपचुनाव हार रही है, इसलिए हारने के बाद का बहाना ढूंढ रही है। देखिए, मानसिक दिवालेपन है। एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है? ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव है, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल वो मील का पत्थर है। जो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा उसका ये रोड मैप है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो उस भावना के अनुरूप ये काम हुआ है। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक शासकीय संकल्प भी पेश किया है, जिसके लिए विपक्ष से भी समर्थन मांगा गया। लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये संकल्प पारित किया गया और अब ये माना जा रहा है कि आरक्षण की गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है। साल 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, लिहाजा सरकार नहीं चाहती कि कोई भी वर्ग उनसे नाराज रहे और इसलिए आरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया। फिलहाल सदन में ये आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया है, लेकिन अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है, क्योंकि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना है।
लिहाजा इसे लेकर के चल रही राजनीति आगे भी जारी रहने वाली है। और कहा यह जाता है कि आदिवासी जिसके पक्ष में होता है, सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। देखना यह होगा कि 2023 में आदिवासी समाज किस पार्टी के साथ खड़ा होता दिखाई देता है और आदिवासी किस पर अपना भरोसा जताते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में एक किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां कॉलेज के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं पुलिस ने प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेखक और प्रकाशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उधर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में विवादित पुस्तक मिलने के बाद मामला बेहद गरमाया है। एबीवीपी छात्र संगठन बीते 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज विरोध प्रदर्शन के बाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सरकारी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली किताब को लेकर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी हंगामे के बीच कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, इस मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेखक और प्रकाशक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेखिका और प्रकाशक और कॉलेज के प्रबंधन के उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने इस किताब के इन हिस्सों को जानबूझ करके प्रयोग किया है और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। किताब के कुछ अंश को लेकर विवाद है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, दूसरे समुदायों को शक्तिहीन बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। पंजाब में सिखों के खिलाफ शिवसेना जैसे त्रिशूलधारी नए संगठनों ने मोर्चा बना लिया है। अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों को मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों से संचालित करने लगे हैं। शिवसेना हिंदू राष्ट्र का नारा दे रही है, जो पूरे सिख समाज के विरुद्ध है। अब शिवसेना के नौजवान सिखों के घरों में डकैती और अनजानी घटनाएं कर रहे हैं। यहां तक कि निर्दोष सिखों की हत्याएं भी कर रहे हैं। हिंदू शिवसेना के लोगों ने बैंक में डकैतियां भी डाली हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबी और उर्दू अखबार ही सही लिखते हैं और हिंदी अखबार झूठ। पंजाब का सच आज यह है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू हैं। सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। एबीवीपी का कहना है कि पुस्तक में संघ और हिंदू संगठनों के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पुस्तक पर कड़ी आपत्ति जताई और इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। ये पुस्तक कई वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बावजूद लाइब्रेरी में कैसे आई और क्यों इस पर वहां के इस प्रकार के प्राध्यापकों ने इसकी वकालत की, और ऐसी ही ताकतें, इसी प्रकार के लोग कॉलेजों के अंदर, चाहे लव जिहाद से लेकर के इस प्रकार की चीजों को प्रमोट करने वाले लोग हों, ये भी सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम इस प्रकार के लोगों के माध्यम से होता है। लॉ कॉलेज में लव जिहाद को बढ़ावा देने और मुस्लिम तुष्टीकरण के भी आरोप हैं। मामला कॉलेज से जुड़ा है, जहां छात्रों को दिशा दी जाती है। ऐसे में जांच में जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। छात्र संगठन की शिकायत के बाद भभरकुआ थाना पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। अब जरूर देखना होगा कि इस्तीफे की पेशकश के बाद इस्तीफा कब तक स्वीकार होता है, वहीं जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है वो कब तक गिरफ्तार होते हैं और उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही होती है। भोपाल गैस त्रासदी के 38 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस हादसे के जख्म आज भी ताजा हैं। गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई अभी भी जारी है। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे भोपाल गैस त्रासदी के 38 साल पूरे होने पर निकली रैली है ये। उस हादसे में जान गंवाने वालों को सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है ये, इन तख्तियों को गौर से देखने पर गैस पीड़ितों की इस रैली की वजह समझ आती है। 38 साल बाद भी वहीं की वहीं है बात। न पीड़ितों की हालत सुधरी, न सुधरे हालात। तख्तियों पर लिखे ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, 38 सालों का दर्द है। इस हादसे के इतने साल बीत जाने के बाद भी गैस पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई जारी है। गैस कांड की 38वीं बरसी के बाद भी अभी तक गैस पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और आप देख सकते हैं कि भोपाल की सड़कों पर
गैस पीड़ित अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर रैलियां निकाली जा रही है, देख सकते हैं ये डाउ केमिकल का यहाँ पर पुतला घसीटा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आज भी 38 साल बाद गैस पीड़ित किस तरह से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। ना उन्हें उचित मुआवजा मिल रहा है, ना ही इलाज मिल पा रहा है और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो पा रही है। भोपाल पर 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात कहर टूटा था। यूनियन कार्बाइड की प्लांट से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ने शहर में कोहराम मचा दिया। लीक हुई गैस भोपाल के बड़े इलाकों में लाशों का ढेर बिछाने लगी। हजारों लोगों की जान चली गई। इस गैस रिसाव से करीब 5,60,000 सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इन्हें राहत देने के लिए सरकार ने कई वादे किए, लेकिन गैस पीड़ित आज भी अपने हक के लिए भटक रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जिन्हें उस दौरान गैस जो निकली उसका शिकार होना पड़ा और आज तक ये लोग इसी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और राजनीतिक दलों को भी जो इन बरसी के दौरान ही इन लोगों की यादें आती हैं। मगर अब देखने वाली बात है क्या इनकी लड़ाई आगे और कहां तक चल पाती है, और क्योंकि कई ऐसे गैस पीड़ित संगठन के कर्ता धर्ता हैं जो कोरोना में जिनकी डेथ हो गई मगर बावजूद लड़ाई जारी है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल हुए और इस दौरान ये दुआ की गई कि फिर ऐसी घटना ना हो। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले हजारों लोगों की याद में भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, महापौर मालती राय सहित बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। धर्म गुरुओं ने दिवंगतों और गैस पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और साथ ही ये दुआ भी मांगी कि भविष्य में ऐसी घटना फिर ना हो। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल सीएम शिवराज ने कहा कि कंपनी की गलती और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान कई लोग चले गए। 2 और 3 दिसंबर 1984 को जो हादसा हुआ उससे सबक लेना चाहिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि गैस त्रासदी सबक देती है कि प्रकृति से उतना ही लो जितना वो दे पाए। ये प्रकृति सबकी है। इस हादसे से ये सीख लेनी चाहिए कि फिर कोई शहर भोपाल न बने। मैं धर्मगुरुओं को धन्यवाद देता हूं। अब मृत्यु अवश्यवादी अमर होकर कोई नहीं आया, लेकिन किसी दूसरे की गलती के कारण कोई चला जाए वो बहुत त्रासदायी होता है। कंपनी की गलती के कारण, कंपनी पे कंट्रोल रखने वालों की गलती के कारण, जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी लापरवाही के कारण अगर कोई चले जाए दुनिया से और बूढ़े होकर मरे तो ठीक है, मासूम बच्चे चले जाए, नौजवान बेटे बेटियां चले जाए और चले भी तो ऐसे कि बदहवास भाग रहे हैं। दौड़ने पर सांस और जोर जोर से लेनी पड़ी तो मिग गैस और अंदर ज्यादा घुस गई और उसके असर के कारण खत्म हो गए। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 38 बरस हो रहे हैं, कभी भुलाए नहीं भूलती, क्योंकि मैं भी बचपन से ही भोपाल में रहा हूं और साक्षी हूं। क्या दृश्य था, और इसलिए भोपाल से एक सबक हम जरूर लें। जिम्मेदारों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिन्हें नहीं निभाई उनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरा प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भोपाल में गैस कांड को 38 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन गैस पीड़ितों के जख्म अब भी भरे नहीं हैं। उस भीषण हादसे में जिन्होंने दम तोड़ दिया, उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही गैस पीड़ितों को उनका हक दिया जाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बालोद के गांव ने शराब और सट्टे पर सख्ती बरती है और इस गांव में अवैध शराब और शराबियों की नो एंट्री है। गांव में शराब का धंधा बंद करने के लिए जुर्माने का नियम बनाया गया है। देखिए।
बालोद जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसा करीब 1700 की आबादी वाला कुर्दी गांव। इस गांव में ना तो अवैध शराब बिकता है और ना ही लोग खुले में शराब पीते हैं। अगर कोई शराब बेचते या पीते पाया जाता है तो उसे सजा के तौर पर ग्राम पंचायत को जुर्माना देना होता है। यहाँ सट्टेबाजी पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है। गांव को शराब और सट्टा मुक्त बनाने की ये पहल ग्रामीणों ने खुद की है और गांव ने सख्ती कर शराब और सट्टे को बंद करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। हमारे गांव में अगर शराब बिक्री या फिर अवैध रूप से शराब बिक्री या फिर सेवा शराब पान होता है तो कई माध्यम है। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा भी है, पिछले कई महीनों से लगाया गया है, जिसमें शराब बिक्री के भी बारीकी से चेक किया जाता है हर प्रतिदिन। अगर ऐसा कुछ हमको जानकारी मिलता है कि यहाँ पे शराब बिक्री होता है तो कैमरा का एक बार खंगालते हैं। और कैमरा से हमें ये भी फायदा है कि होने वाले कुछ दुर्घटना और चोरी चमारी पुलिस थाना से भी हमें सूचना मिलता है कि इसकी जानकारी दिया जाए तो हम अपना कैमरा खंगाल कर उसको फुटेज खंगाल कर उनसे संपर्क करके उनके माध्यम से पहुंचाते हैं। गांव में पहले दर्जनों लोग अवैध तरीके से शराब बेचते थे। सार्वजनिक स्थानों में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था और शराब पीने के बाद गांव में अक्सर विवाद की स्थिति बनती थी। ग्रामीणों ने इस समस्या का समाधान करने का फैसला किया। ग्रामीणों और ग्राम विकास समिति के सदस्यों की मौजूदगी में पंचायत में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मौजूद लोगों की सहमति से यह फैसला हुआ कि गांव में अगर कोई शराब बेचता है तो उसे 10,000 रूपए जुर्माना पंचायत को देना होगा और अगर कोई शराब खरीदता है तो उसे 15,000 रूपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, अगर गांव में सट्टेबाजी हुई तो इस पर भी 50,000 रूपए का जुर्माना देना होगा। और स्टार्टिंग में हम लोग जो शराब अवैध बिक्री कर रहे थे उनसे 2,500 रूपए का जुर्माना लिए हैं और इस बार अगर अब वो शराब बिक्री करते हैं तो 10,000 रूपए जुर्माना है और जो शराब लेंगे उससे 15,000 रूपए लेंगे और सार्वजनिक स्थानों पे शराब अगर कोई पीता है तो हम 1,000 रूपए वसूली करेंगे। अब सट्टा पट्टे लिखने वाले के ऊपर भी हम सख्त कार्रवाई करने को रेडी हैं, सक्षम हैं। हमारे सरपंच महोदय आगे आकर गांव सुधारने के लिए निर्णय लिए, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव की युवा अवस्था को एक दिशा मिला है। अब दिशा मिला है, इससे ऐसा हुआ है कि युवाओं को सरकार की योजना है कि आगे आना है। आगे आना है किससे? हमारे पंचायत जो व्यवस्था के बहुत अच्छा व्यवस्था के है। यहाँ पे जैसे सार्वजनिक जगह पे युवा अवस्था लोग कुछ मतलब शराब पान करते थे, कुछ करते थे, वहाँ पे साफ सफाई की दृष्टि से बहुत अच्छा साफ सफाई है। युवा वर्ग में शिक्षा के प्रति रुझान आए हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया है हमारे सरपंच महोदय ने। इससे गांव में कुछ सुधार और दबाव बने हुए हैं। गांव में शराब और सट्टे के खिलाफ बनाए गए नियमों का पालन किया जाए। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए गांव के सार्वजनिक स्थानों पर 21 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि शराब बेचने, शराब पीने वाले और सट्टेबाजों पर नजर रखी जा सके। इस सख्ती के बाद गांव में न तो शराब बिकता है और न ही कोई खुले में शराब पीता है। सट्टेबाजी भी बंद हो गई है, जिससे गाँव में शांति का माहौल है। प्रदेश में शराबबंदी, सट्टेबाजी को लेकर सियासत खूब होती है, लेकिन इस गांव ने खुद से सख्ती बरती है और गांव से शराब और सट्टा बंद करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। गांव की ये पहल शानदार है। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। इंसान में अगर हौसला हो तो हर उपलब्धि हासिल की जा सकती है और रतलाम की दीक्षिता ने इस बात को साबित किया। दीक्षिता बोल सुन नहीं सकती, एक पैर भी नहीं, लेकिन जब दीक्षिता डांस करती है तो लोग देखते रह जाते हैं। दमदार दीक्षिता का हौसला और हुनर आप भी देखिए। उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, ये बात आपने भी सुनी होगी, लेकिन 13 साल की दीक्षिता इसे साबित कर रही है। दीक्षिता ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, एक पैर भी नहीं, लेकिन हौसला बेमिसाल है, हुनर कमाल है। ये शानदार डांस परफॉर्मेंस देखिए। दर्शकों का मन मोहने के लिए दीक्षिता का एक पैर ही काफी है। दीक्षिता ने हाल ही में मंदसौर में आयोजित मेले में जब नृत्य की प्रस्तुति दी तो देखने वाले देखते रह गए। दीक्षिता ने डांस की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है,
इसकी शिक्षिका बताती हैं कि दूसरे बच्चों को देखकर इसने डांस सीखा और इशारों में ही अपनी क्लास टीचर को बताया। इसके बाद दीक्षिका की डांस नृत्य यात्रा शुरू हुई। दीक्षिता के शिक्षक भी इसकी कला को निखारने में पूरी मदद कर रहे हैं और सिर्फ डांस ही नहीं, इसके शिक्षक बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई से लेकर ड्राइंग और दौड़ तक में भाग लेने के लिए दीक्षिता हमेशा तैयार रहती है। मैम सर ये बहुत छोटी थी ना, तो अपने आप मतलब मैं अदर बच्चों को करवाती रहती ना, ये देखती थी। कांकेर के भानु प्रताप और उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम